स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे इंटरमोलिकुलर फोर्स। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है? द फोर्स बिटवीन द मोलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस आर कॉल्ड इंटरमोलिकुलर फोर्स। मीनिंग क्या है? किसी भी सब्सटेंस के दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगेगा, मान लो कोई भी सब्सटेंस हमारे पास है, उसके जो मॉलिक्यूल हैं वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करते हैं। अब ये फोर्स जो है ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है, ये फोर्स रिपल्सिव भी हो सकता है, डिपेंड करता है उनके बीच के डिस्टेंस पर। तो अगर हम इंटरमोलिकुलर फोर्स का वेरिएशन चेक करें, इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है वो कैसे वेरी करता है डिस्टेंस के साथ, तो सबसे पहले हम ये ग्राफ देखते हैं। इधर जो ये ग्राफ बना हुआ है, वाई एक्सिस के लोंग हमने दिखाया फोर्स को, और एक्स एक्सिस के लोंग जो है यहाँ पर डिस्टेंस को दिखाया गया है। यहाँ पर क्या दिखाया, डिनोट किया गया है, इसका डिस्टेंस आर को डिनोट किया है, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस जो होता है। तो मीनिंग क्या है? सबसे पहले अगर हम ये कंसीडर करें कि डिस्टेंस जो हुआ वो 10 एंगस्ट्रॉम से ज़्यादा है। 10 एंगस्ट्रॉम आपको पता होगा, एंगस्ट्रॉम जो है वो भी लेंथ की यूनिट होती है, और 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है 10 की पावर -10 मीटर के इक्वल होता है। तो मीनिंग डिस्टेंस अगर एंगस्ट्रॉम में है, 10 एंगस्ट्रॉम से ज़्यादा डिस्टेंस अगर है, तो मीनिंग इधर जो डिस्टेंस है, तो यहाँ पर हमारे जो मोलिकुलर फोर्स होते हैं, मीनिंग दो मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई फोर्स नहीं लगेगा 10 एंगस्ट्रॉम से ज़्यादा डिस्टेंस पर। इसका मीनिंग क्या है कि मोलिकुलर फोर्स जो होते हैं वो कुछ डिस्टेंस तक ही लगते हैं, और मीनिंग हम ये भी बोल सकते हैं कि इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होते हैं वो शॉर्ट रेंज फोर्स होते हैं। उसके बाद अगर हम डिस्टेंस को चेंज करें, डिस्टेंस को डिक्रीज करते हैं, इधर डिक्रीज करते हैं, इनके मॉलिक्यूल को थोड़ा पास पास लेके आते हैं, तो जो ये इंटरमोलिकुलर फोर्स है ये हमारा बढ़ना शुरू हो जाएगा। नेगेटिव साइड में मैंने इसको दिखाया है, इधर इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। इसका मीनिंग, जब नेगेटिव फोर्स का मीनिंग क्या है, इनके बीच में जो है अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। कैसा फोर्स लगेगा? अट्रैक्टिव फोर्स। तो जब डिस्टेंस डिक्रीज करके ये 5 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा, तो ये अट्रैक्टिव फोर्स जो है ये मैक्सिमम हो जाएगा। अट्रैक्टिव फोर्स क्या होगा? यहाँ पर मैक्सिमम होगा। और इस अट्रैक्टिव फोर्स का वेरिएशन जो है हमारा, तो एफ ए को मैंने लिखा है यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्स। देखो अट्रैक्टिव फोर्स दिस इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए बाई आर रेज टू पावर 7। ए कोई कांस्टेंट है और आर जो है ये इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस है। तो ये जो फोर्स का जो वेरिएशन है, ये देखो ये जो वेरिएशन है, ये वेरिएशन किसके अकॉर्डिंग है? इस रिलेशन के अकॉर्डिंग है अट्रैक्टिव फोर्स का वेरिएशन। एफ ए अट्रैक्टिव फोर्स दिस इज इक्वल टू नेगेटिव ए बाई आर की पावर 7। तो ऐसे जो है ये फोर्स वेरी करता है। और नेगेटिव साइन किस लिए दिखाया? क्योंकि फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव लगा हुआ है, इसलिए इसको नेगेटिव दिखाया। बट इसके बाद 5 एंगस्ट्रॉम के बाद जब हम डिस्टेंस को फर्दर डिक्रीज करेंगे, तो ये फोर्स जो है ये डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, और 3.5 एंगस्ट्रॉम के डिस्टेंस पर 3.5 एंगस्ट्रॉम के डिस्टेंस पर ये जो अट्रैक्टिव फोर्स था ये जीरो हो जाएगा दोबारा। यानी कि यहाँ पर ये वो डिस्टेंस है जहाँ पर मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई फोर्स नहीं लगेगा। बट फर्दर अगर हम डिस्टेंस को डिक्रीज कर दें, 3.5 एंगस्ट्रॉम से डिक्रीज कर दे, अब हमारा जो फोर्स है वो रिपल्सिव फोर्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये रिवर्सिंग फोर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, रिवर्स फोर्स में। यानी कि यहाँ पर हमारा जो फोर्स है वो रिपल्सिव हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? रिपल्सिव। दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर जाएंगे इस पोजीशन पे। तो इसका जो रिलेशन है रिपल्सिव फोर्स के लिए, रिपल्सिव फोर्स के लिए हम राइट करेंगे एफ आर इज इक्वल टू बी बाई आर की पावर 9। मीनिंग यहाँ पर जो वेरिएशन है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस की पावर 9 लिया हुआ है, जबकि अट्रैक्टिव फोर्स में जो वेरिएशन था वो आर की पावर 7 में था। और इस फोर्स को हमने पॉजिटिव लिया हुआ है क्योंकि फोर्स जो है वो रिपल्सिव लगा हुआ है। अब ये जो डिस्टेंस हमने आर नोट डिस्टेंस जो यहाँ पर कंसीडर कर रखा है, यानी कि जो कि वैल्यू 3.5 है, तो इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल। ये क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम डिस्टेंस हो जाएगा मॉलिक्यूल्स के बीच में। जब वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होंगे, ना फोर्स अट्रैक्टिव होगा ना ही फोर्स रिपल्सिव होगा। और नेट फोर्स अगर हम मॉलिक्यूल्स के बीच में फाइंड आउट करें, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा। तो ये हमारा हो गया अट्रैक्टिव फोर्स, और ये हमने राइट कर दिया रिपल्सिव फोर्स। तो F इज इक्वल टू -a डिवाइड बाई आर की पावर 7 प्लस b डिवाइड बाई आर रेज टू पावर 9।
और अगर हम कंसीडर करें कि डिस्टेंस हमारा जो है इक्विलिब्रियम डिस्टेंस के इक्वल है, आर इज इक्वल टू क्या है, आर नोट है, तो रिजल्टेंट फोर्स जो लगेगा, क्योंकि हमें पता है इक्विलिब्रियम स्टेट पर यहाँ पर नेट फोर्स जो लगा हुआ है वो फोर्स कितना लगा हुआ है, 0 लगा हुआ है। तो दोनों फोर्सेस का जो सम आएगा, अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स, ये सम जो है 0 के इक्वल आएगा। और यहाँ से हम जो है वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, आर की जो वैल्यू आएगी, आर नोट की वैल्यू जो आएगी, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ बी डिवाइड बाई ए। तो हम यहाँ से इसको फाइंड आउट करेंगे। ये देखो, अगर मैं इस टर्म को उधर ले जाता हूँ तो ये हो जाएगा ए डिवाइड बाई बी डिवाइड बाई आर की पावर 9, दिस इज इक्वल टू ए डिवाइड बाई आर की पावर 7, और इधर रह जाएगा आर की पावर 2। आर की पावर 2 जो आएगा 1 अपॉन आर की पावर 2, बी को इधर ले जाओ, ये हो जाएगा ए डिवाइड बाई बी। तो आर की पावर 2 निकालना है तो बी डिवाइड बाई ए, और आर निकालना है तो बी अपॉन ए का स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो मीनिंग ऐसे हम जो है इक्विलिब्रियम डिस्टेंस को ए और बी कांस्टेंट की टर्म में फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम यहाँ पर वेरिएशन चेक करें, व्हेन आर इज़ लेस देन आर नोट, मीनिंग ये जो आर हमने डिस्टेंस लिया हुआ है ये आर नोट से यानी कि इक्विलिब्रियम डिस्टेंस से अगर कम है तो हमारा फोर्स कैसा लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा, और रिपल्सिव फोर्स को हम पॉजिटिव फोर्स राइट करते हैं। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कुछ ये। और अगर आर को हम ग्रेटर देन आर नोट लेते हैं यानी कि इक्विलिब्रियम डिस्टेंस से ज़्यादा लेते हैं मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस, तो फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव होगा, और इसलिए हम इसको नेगेटिव राइट करेंगे फोर्स को। तो अगर हम फोर्सेस की बात करें, मॉलिक्यूलर फोर्सेस की, तो इनकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या क्या आती है। सबसे पहले प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये वेरी स्मॉल डिस्टेंस तक लगता है इसलिए ये शॉर्ट रेंज फोर्स होता है, और इसका जो ओरिजिन है वो इलेक्ट्रिकल ओरिजिन है। वंडर वाल फोर्सेज आप पढ़ते हो तो ये वंडर वाल फोर्स होता है एक तरह का। तो ये हमारे हो गए फोर्स। अब इंटरमोलिकुलर फोर्स के अगर टाइप करें, दो तरह का इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है। सबसे पहला फोर्स है हमारा फोर्स ऑफ अडीहन फोर्स जो होता है, अडहसिव फोर्स भी हम इसको बोलते हैं। तो अडहसिव फोर्स क्या होगा, फोर्स बिटवीन द मोलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सबस्टांस, यानी कि अलग अलग सबस्टांस के जो मोलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उस फोर्स को बोलते हैं अडहसिव फोर्स। और दूसरा हमारा जो फोर्स है, देखो अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल हमने लिए हैं। मान लो एक हम ले लेते हैं ग्लास मॉलिक्यूल, और दूसरे मॉलिक्यूल हम लेते हैं वाटर मॉलिक्यूल। तो इनके बीच में जो फोर्स लगा हुआ है ग्लास के मॉलिक्यूल्स के बीच में और वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में, ये जो फोर्स होता है ये हमारा एडहसिव फोर्स होता है। और दूसरा फोर्स जो है कोहेसन फोर्स जो है, या इसको हम कोहेसिव फोर्स भी बोलते हैं। तो कोहेसिव फोर्स क्या होगा, मीनिंग ये भी हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, लेकिन इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हम सेम सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स को कंसीडर करते हैं, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस। जैसे वाटर के मॉलिक्यूल्स हो गए हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। और डिफरेंट काइंड के सब्सटेंस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको बोलते हैं हम एडहेसिव फोर्स। तो बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्स। एक दो और इम्पोर्टेंट डेफिनेशन हमारे पास है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है इंटरमोलिकुलर बाइंडिंग एनर्जी। तो इंटरमोलिकुलर बाइंडिंग एनर्जी नाम से ही पता लगता है मॉलिक्यूल्स के बीच में बाइंडिंग एनर्जी जो उनको बाइंड करके रखती है, ऐसी एनर्जी जो मॉलिक्यूल्स को बाइंड करके रखती है। तो द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट टू मॉलिक्यूल्स ऑफ ए लिक्विड फ्रॉम ईच अदर। अट्रैक्शन लगा रहा है, कहीं कोहेसिव फोर्स लगा हुआ है या एडहेसिव फोर्स लगा हुआ है, तो कितने मिनिमम अमाउंट में हमें एनर्जी देनी पड़ेगी क्या करने के लिए, दोनों मॉलिक्यूल्स को लिक्विड के सेपरेट करने के लिए एक दूसरे के इन्फ्लुएंस से। तो उस एनर्जी को हम बोलते हैं इंटरमोलिकुलर बाइंडिंग एनर्जी। क्या बोलते हैं उसको हम, इंटरमोलिकुलर बाइंडिंग एनर्जी। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टर्म आती है मॉलिक्यूलर रेंज। क्या होती है, अब देखो मॉलिक्यूलर रेंज क्या, हमें पता है एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल पे कुछ डिस्टेंस तक ही फोर्स लगाता है। तो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल पर कितने डिस्टेंस तक जो है, मैक्सिमम कितने डिस्टेंस तक वो दूसरे के ऊपर फोर्स लगा सकता है, उस
डिस्टेंस को हम बोलते हैं मोलिकुलर रेंज, या द मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू विच ए मोलिक्यूल कैन एक्सर्ट सम मेजरेबल अट्रैक्शन ऑन अदर मोलिक्यूल्स इज नोन एज मोलिकुलर रेंज। तो ये मोलिकुलर रेंज का अगर हम ऑर्डर देखें तो ये 10⁻⁹ मीटर यानी कि नैनोमीटर के ऑर्डर का होता है। किस मीटर के ऑर्डर किसका होता है? नैनोमीटर के ऑर्डर का होता है। तो इस डिस्टेंस तक एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल्स के ऊपर क्या लगा सकता है? अट्रैक्टिव यानी कि फोर्स ऑफ कोहेसन या फोर्स ऑफ एडिशन लगा सकता है। तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। तो ये भी इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है। तो इट इज़ एन इमेजिनरी स्फीयर, ये क्या होता है? एक इमेजिनरी स्फीयर होता है ड्रोन विद ए मॉलिक्यूल एज सेंटर एंड मॉलिकुलर रेंज एट रेडियस एज रेडियस। मीनिंग क्या? एक मॉलिक्यूल को सेंटर मान ले और उसके अराउंड एक हम स्फीयर ड्रॉ कर दें। अब देखो स्फीयर तो मैं नहीं ड्रॉ कर सकता यहाँ पर, तो ये एक स्फीयर ड्रॉ कर दें और जिसका स्फीयर का जो रेडियस है वो रेडियस किसके इक्वल हो? मॉलिक्यूलर रेंज के इक्वल होना चाहिए। आर अगर मैं कंसीडर करता हूँ यहाँ से मॉलिक्यूलर रेंज, तो ये हमारा जो स्फीयर जो आएगा इस स्फीयर को, क्योंकि विद इन दिस स्फीयर दिस मॉलिक्यूल प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ दिस इमेजिनरी स्फीयर कैन अट्रैक्ट अदर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। इसी के साथ हमारे पास एक और टर्म आती है थिन फिल्म। क्या होती है? व्हाट इज़ थिन फिल्म? अब थिन फिल्म क्या है? देखो थिन यानी कि पतली, फिल्म यानी कि सरफेस। तो मीनिंग इट इज़ द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द लिक्विड एट रेस्ट। जब लिक्विड रेस्ट पर होता है तो उसकी जो टॉप मोस्ट लेयर होती है विद थिकनेस इक्वल टू द मोलिकुलर रेंज, जिसकी थिकनेस जो है मोलिकुलर रेंज के इक्वल होती है, ऐसी जो है सरफेस को, ऐसी लेयर को सरफेस की हम क्या बोलते हैं? थिन फिल्म बोलते हैं। तो थिन फिल्म के बाद जैसे थिन फिल्म का आप केस देख सकते हो, जब आप एक मेटल की कोई भी या किसी भी चीज़ का फ्रेम लेना, एक वायर से फ्रेम बना लेना ऐसा, और उसको सोप वाटर के अंदर जो है डिप करना, तो इसके ऊपर से एक लेयर बन जाएगी यहाँ पर, जिससे आप वाटर बबल्स बनाए होंगे आपने। तो वो जो लेयर यहाँ पर बनेगी उस लेयर को ही बोलते हैं हम थिन लेयर, थिन फिल्म बोलते हैं उसको हम। तो नेक्स्ट बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारे पास है सरफेस टेंशन। तो सरफेस यानी कि सरफेस पर, टेंशन यानी कि खिंचाव प्रोड्यूस हो रहा है। तो द प्रॉपर्टी ऑफ ए लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है ये बाय वर्च्यू ऑफ विच सरफेस एरिया। मीनिंग क्या है? लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है कि जिसकी वजह से कोई भी लिक्विड जो है उसका जो फ्री सरफेस है वो मिनिमम एरिया ऑक्यूपाई करने की कोशिश करता है जब वो लिक्विड किस पर होता है? रेस्ट पर। यानी कि किसी भी लिक्विड की प्रॉपर्टी है ये, जिसकी वजह से लिक्विड जो है वो मिनिमम एरिया ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, और उसका सरफेस बिहेव करता है जैसे स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन हो। सरफेस में खिंचाव आ जाता है, वो एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह जो है एक्ट करता है। तो इस प्रॉपर्टी को लिक्विड की हम बोलते हैं सरफेस टेंशन। तो जैसे सरफेस टेंशन की हम बात करें, मान लो हमारा लिक्विड, हमने किसी भी कंटेनर के अंदर लिक्विड लिया हुआ है लिक्विड, और लिक्विड का सरफेस मैं ऊपर से दिखाता हूँ यहाँ से। मान लो लिक्विड का हमारा सरफेस इस तरह से लिक्विड का सरफेस है, ये हमारा लिक्विड का सरफेस है। तो लिक्विड के सरफेस में अगर मैं एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ये टेंजेंट लाइन है, तो इस टेंजेंट लाइन पर इधर भी फोर्स लगेगा और इधर भी फोर्स लगेगा। किस वजह से फोर्स लगा हुआ है? फोर्स कोहेसिव फोर्स लगा हुआ है। यहाँ पर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है और इस लाइन पर भी मान लो मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, तो इधर वाले मॉलिक्यूल इधर खींचेंगे, इधर वाले मॉलिक्यूल इधर, तो इसकी सरफेस के ऊपर एक खिंचाव आ जाएगा। और इस खिंचाव को क्या बोलते हैं हम? इसकी वजह से ये किसकी तरह एक्ट करेगा? स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह जो है सरफेस एक्ट करेगा। और ये हमारी अगर टेंजेंट लाइन है और टेंजेंट लाइन के इधर फोर्स लगा हुआ है, इधर भी फोर्स लगा हुआ है, जो आएगा फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द टेंजेंट लाइन ड्रॉन ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड आएगा। फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द टेंजेंट लाइन। एल क्या लेंथ ऑफ टेंजेंट लाइन है? एल क्या यहाँ पे लेंथ ऑफ द टेंजेंट लाइन। ड्रॉन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो सरफेस टेंशन जो आएगा फोर्स डिवाइड बाई
लेंथ ऑफ द टेंजेंट लाइन आएगा, और यूनिट जो आएगी फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और लेंथ की यूनिट होती है मीटर। तो न्यूटन पर मीटर हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो मीटर की पावर -1। और डायमेंशनल फार्मूला अगर हम राइट करें तो डायमेंशनल फार्मूला हमें फोर्स के लिए पता है m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर -2 और डिवाइड बाई लेंथ है तो लेंथ के लिए l की पावर 1, तो l से l कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा m की पावर 1, l 0, t की पावर -2। तो ये हमारे पास जो है सरफेस टेंशन का फॉर्मूला आ जाएगा। तो इनको डिस्कस कर लिया हमने। आज क्या क्या डिस्कस किया हमने, मॉलिक्यूलर रेंज, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, थिन फिल्म, सरफेस टेंशन, और इससे पहले भी हमने 1-2 टॉपिक डिस्कस किए हैं। तो कल हम करेंगे सरफेस एनर्जी। थैंक यू वेरी मच।